नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए इस पॉडकास्ट में 5 दोस्तों की एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही ज्यादा भयानक कहानी लेकर के आ चुका हूं। ये स्टोरी 5 दोस्तों के बारे में है जो एक ही कॉलेज में और एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। वैसे तो उन 5 दोस्तों के बीच आपस में खूब दोस्ती थी, एक दूसरे को खूब सपोर्ट भी किया करते थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त ऐसी थी जिसका वो सभी बाकी के दोस्त मिलकर मजाक उड़ाया करते थे और वो मजाक ही उन सभी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस मजाक को वो एक प्रैंक समझकर कर रहे हैं उसमें उनकी जान के लेने देने पड़ जाएंगे, और आखिर में हुआ भी ऐसा ही। इस हादसे के अंदर केवल 2 दोस्त ही जिंदा बच पाए और उन्हीं 2 दोस्तों ने हमारे साथ यह स्टोरी शेयर की है। हालांकि उन दोनों दोस्तों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। उनका शरीर पैरालिसिस हो चुका है, चलने की हालत में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज उनका पूरा मन पूरी तरह से साफ हो चुका है। आज उनको अपने किए हुए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और अपने बुरे कर्मों का नतीजा वो बिस्तर पर पड़े पड़े भुगत रहे हैं। ये हादसा आज का नहीं बल्कि आज से 8 से 10 साल पहले का है, और जिन 5 दोस्तों की मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूं वो सभी अलग अलग जगह से आकर के उस शहर में रह रहे थे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उन 2 दोस्तों ने हमारे साथ स्टोरी शेयर करते हुए यही कहा कि हम नहीं चाहते कि हमने जो अपने फ्रेंड सर्कल में किया तो बाकी लोग भी ऐसा करें, और कई बार ये छोटी छोटी चीजें ही आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए साथियों, स्टोरी को शुरू करें। उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत से कमाल की स्टोरीज लेकर आते हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी तक भी हमारी फैमिली के मेंबर नहीं बनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां मैं दे सकूं। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में देर रात एक लड़की के चीखने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर हॉस्टल के सारे लोग उठ गए और फिर उस आवाज की दिशा में भागे। इस दौरान हॉस्टल की वार्डन भी उनके साथ थी। वो आवाज मेघा नाम की एक लड़की के कमरे से आ रही थी। सब लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो मेघा की रूममेट नताशा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सबने मेघा से पूछा कि आखिर वह क्यों चिल्ला रही थी। तब मेघा बोली, वो मुझे मारने आई है, वो मुझे मार डालेगी। बोलते हुए मेघा की आवाज में डर साफ जाहिर हो रहा था। सब लोग हैरान थे कि आखिर मेघा किसकी बात कर रही है। तब उन्होंने पूछा कि कौन तुम्हें मार डालेगा। उस लड़की ने घबराते हुए कहा, निरवी आई थी यहाँ और बोल रही थी कि वह मुझे यहाँ से लेकर जाएगी। मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर वे सारे लोग काफी हैरान रह गए, क्योंकि जिस लड़की की बात मेघा कर रही थी उसकी मौत तकरीबन 1 महीना पहले हो चुकी थी। उसको हार्ट अटैक आया था और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। वार्डन ने कहा, मेघा वो मर चुकी है, लेकिन तुम उससे क्यों डर रही हो? तुम्हें क्यों लेने आएगी वो? क्योंकि तुम तो उसकी अच्छी दोस्त थी और तुम सभी एक कॉलेज में भी तो पढ़ते थे। अब इससे आगे मेघा कुछ बोलती उससे पहले ही नताशा ने कहा, वो इसकी काफी अच्छी सहेली थी, शायद तभी इसे इस तरह से महसूस हो रहा है। आप लोग जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूंगी। उसके बाद वह सारे लोग वहां से चले गए। वहीं दरवाजा लगाते ही नताशा ने राहत की सांस ली। फिर उसने मेघा की ओर देखा और कहा, आज तुम हम सबको फंसा देती। अरे जो हो गया सो हो गया, वह सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। और हमें क्या पता था कि निर्वी इतने कमजोर दिल की है कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए इसे भूल जाओ। यह सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। उसके बाद नताशा ने लाइट बंद की और गहरी नींद में सो गई। वहीं मेघा डरी सहमी सी अपने बिस्तर पर बैठी रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कमरे में घना अंधेरा और भारी सन्नाटा था। बस कभी कभी बाहर से आती हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मेघा का दिल किसी अनजाने खौफ से तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसे किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीब से उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। मेघा, मेघा। वो आवाज धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा हो और उसके कानों में कुछ कह रहा हो। मेघा का पूरा शरीर कांप उठा। घबराकर उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन अजीब बात यह थी कि आवाज अंदर से आ रही थी, उसके मन के भीतर गूंज रही थी, जिसे वह चाहकर भी बंद नहीं कर पा रही थी। आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई चीख रहा हो। अब वो फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि गुस्से में भरी कोई औरत की चीख थी। तू मुझसे नहीं बच सकती मेघा, मैं तुझे ले जाऊंगी। मेघा का दिल दहशत से बैठने लगा। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो गए थे। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां उभरने लगीं, जैसे कोई साया उसके चारों ओर घूम रहा हो। उन परछाइयों में अचानक एक चेहरा उभरा, वही सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखें, खुले बिखरे हुए बाल और एक खतरनाक मुस्कान। मेघा को लगा उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा है। उसकी घबराहट अब चीख में बदल गई। नहीं, मुझे सताना बंद कर दो प्लीज, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने सब अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा पीछा छोड़ दो। उसकी आवाज इतनी जोर से गूंज रही थी कि नताशा की नींद एकदम से खुल गई। लेकिन कमरे में अब तक गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। नताशा ने उठकर मेघा की तरफ देखा। वो कांपते हुए बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी। नताशा ने उसे झकझोरते हुए पूछा, क्या बकवास कर रही हो मेघा? अब तुम्हारे इस ड्रामे ने मुझे तंग कर दिया है। अगर तुम्हारी वजह से हम लोग फंसे तो याद रखना, हम ये सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे, फिर जेल में ऐसे ही करते रहना। उसके बाद नताशा दोबारा सो गई। वहीं मेघा अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सुबकने लगी। इस दौरान उसे वह फुसफुसाहट की आवाजें अब भी आ रही थीं। अगले दिन मेघा और नताशा कॉलेज के लिए तैयार होकर निकल पड़ती हैं। इस दौरान मेघा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वहीं नताशा काफी गुस्से में थी। कॉलेज आकर वे दोनों अपने बाकी दोस्तों से मिलती हैं, जिनमें 3 लड़के पूर्व, अमित और निशान, और एक अन्य लड़की निधि थी। कॉलेज में क्लास शुरू होने से पहले सब साथ में आकर बैठ जाते हैं। इस दौरान उनके एक साथी पूर्व ने मेघा की ओर देखा और कहा, क्या बात है, इसके चेहरे की रंगत इतनी उड़ी हुई क्यों है? क्या इसने रात में दोबारा कोई डरावना सपना देखा? यह सुनकर मेघा ने गुस्से में उसे घूरा और कहा, जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है। मैंने कोई सपना नहीं देखा। निर्वी की आत्मा सच में मुझे परेशान कर रही है। कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। वहीं ये सब सुनकर नताशा झल्लाते हुए बोली, अगर ऐसा है तो निर्वी हमें परेशान क्यों नहीं कर रही, जबकि तुम्हारे साथ कमरे में मैं भी होती हूं। इसके बावजूद मुझे आज तक तुम्हारे रोने चीखने के अलावा कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर मेघा गुस्से में चीख पड़ी, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्यों कोई आवाज नहीं आई, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही ये कोई वहम है, क्योंकि कोई एक ही वहम इतनी बार नहीं होता। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा दर्द था। बाकी सब उसे घूर रहे थे, लेकिन किसी के पास उसे जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। मेघा एक पल के लिए रुकी, फिर कांपती आवाज में कहने लगी, मैं रात में चैन से सो नहीं पाती। हर बार मुझे निर्वी के डरावने सपने आते हैं। कभी कभी मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो मेरे पास खड़ी हो और मुझे बुला रही हो। वो मुझे देखती है, भयानक ढंग से मुस्कुराती है। उसका सफेद चेहरा, खुले बिखरे बाल और उसकी सफेद आंखों की वो खाली पुतलियां। मेघा की आंखों में अब भी वो डरावनी छवि तैर रही थी और बाकी सभी को भी अब वो डर अपने अंदर महसूस होने लगा था। वो सब देखकर मेरा दिल जैसे रुक जाता है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। तुम लोग नहीं समझते, वो मुझे देख रही होती है हर वक्त। उसकी नजरें मुझसे हटती ही नहीं, जैसे वो सिर्फ मुझे ही लेने आई हो। ये कहते कहते मेघा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नताशा और बाकी दोस्तों ने उसकी बातें सुनकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की। तभी मेघा को लगा कि अचानक उस जगह पर ठंडक सी बढ़ गई है, जैसे किसी ने आसपास की हवा को खींच लिया हो। मेघा की आवाज अचानक रुक गई और वहां पर सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें सहसा ऊपर उठीं और एक बिंदु पर जाकर ठहर गईं। छत के कोने की तरफ
उस ओर देखकर मेघा की सांस फिर से तेज हो गई और वह पागलों की तरह करने लगी। बाकी सभी ने भी उसी दिशा में देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नजर नहीं आया। निशान ने उसे झकझोरते हुए कहा, मेघा, तुम पागल हो रही हो, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। और अचानक से मेघा मानो एक सपने से बाहर आई हो। उसने आसपास देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। न हवा ठंडी हो रही थी और वातावरण में भी कुछ अजीब नहीं था। उसके दोस्त निशान ने कहा, तुम पता नहीं कितने दिनों से ढंग से सोई नहीं हो, शायद इसी वजह से ही तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। एक काम करो, आज तुम नींद की दवाई खाकर सो जाओ, इससे तुम्हारी नींद पूरी होगी और फिर तुम्हें यह सब परेशानियां नहीं होगी। सब लोगों को उसकी यह बात ठीक लगी और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद सब लोग मिलकर मेघा के लिए नींद की दवाई ले आए। मेघा रात में वह दवाई खाकर सो गई, लेकिन नींद में उसे काफी भयानक सपने आए, जिसमें निर्वी उसे बार बार एक भयानक रूप में दिखाई दे रही थी। इस वजह से अगले दिन भी वह काफी परेशान रही। अगले दिन मेघा का टेस्ट था। इन सब परेशानियों के कारण मेघा टेस्ट के लिए तैयारी नहीं कर पाई और वह टेस्ट में फेल हो गई। उसके टीचर्स ने उसे इसके लिए बहुत सुनाया और यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा ने भी उसे डांटा, लेकिन मेघा कुछ न बोली। वह बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वह आखिरकार अपने दोस्तों से बोली, देखो दोस्तों, निर्वी की आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए अब मैं सबको सच बता दूंगी ताकि मैं कम से कम आगे आराम से रह सकूं। ये सब सुनकर उसके दोस्त काफी परेशान हो उठे, क्योंकि अगर मेघा सबको सच बताती तो शायद उन सबको जेल जाना पड़ता। इसलिए उन्होंने मेघा को ही रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया। नताशा ने सबके कहे अनुसार रात में मेघा को 1 से ज्यादा नींद की गोलियां दे दी और फिर जूस में मिलाकर भी उसे काफी नींद की गोलियां दे दी। ज्यादा नींद की गोलियां खाने से मेघा जो सोई तो दोबारा उठी ही नहीं। सुबह नताशा ने रो रो कर दरवाजा खोला और सबको बताया कि मेघा उठ नहीं रही। सब लोगों ने जब मेघा के कमरे में आकर उसकी जांच की तो पाया कि वो मर चुकी है। यह सुनकर सारे लोग काफी सख्ते में आ गए, क्योंकि यह दूसरी मौत थी जो वहां हुई थी। और फिर वहां पुलिस आई और उन्होंने मेघा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मेघा ने ज्यादा नींद की गोलियों का सेवन कर लिया था। सब लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि मेघा टेस्ट में फेल हो गई थी, उस वजह से उसे सबने डांटा था। पुलिस ने यह बोलकर केस बंद कर दिया कि मेघा को पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा था, जिस वजह से उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। इन सब से मेघा के दोस्त काफी खुश थे, क्योंकि वह लोग बच गए थे। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही, क्योंकि मेघा के मरने के 5 से 6 दिन बाद एक शाम जब उसका दोस्त निशान पढ़ रहा था, तब उसे पढ़ते वक्त कमरे के बाहर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी। निशान उस वक्त कमरे में अकेला था, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे कमरे के बाहर चला गया। बाहर आकर उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था, बस ठंडी हवा थी और दूर कहीं हल्की सी आवाजें जो शायद उसके कानों का धोखा भी हो सकती थी। उसने लंबी सांस ली और खुद को समझाया, यार सब ठीक है, बस स्ट्रेस ले रहा हूं। वह वापस मुड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। सामने एक सफेद चेहरे वाली लड़की हवा में उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं और उसके बिखरे बाल हवा में तैर रहे थे। निशान की रूह कांप उठी। उसकी आंखें उस भयानक चेहरे से हट ही नहीं पा रही थीं। वो लड़की बस उसे घूर रही थी, एक खौफनाक मुस्कान के साथ। निशान के मुंह से धीरे धीरे निकला, ये क्या? वो लड़की बिना कुछ बोले बस मुस्कुराए जा रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही थी। निशान का शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी धड़कनें इतनी जोर से हो रही थीं कि उसे लग रहा था कमरे की दीवारें भी धड़क रही हैं। उसने बमुश्किल अपने मुंह से निकाला, नहीं, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जमे हुए थे, जैसे किसी ने उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लिया हो। अचानक वो लड़की और भी पास आने लगी। नहीं, वो चल नहीं रही थी,
वो बस हवा में झूलते हुए उसके पास खिसक रही थी। निशान की आंखों के सामने उसका सफेद चेहरा, उसकी बिना पुतलियों वाली आंखें और वो भयानक मुस्कान और भी करीब आती जा रही थी। उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल जड़ हो गए थे। तभी वो लड़की एकदम से जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि निशान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। निशान के मुंह से तेज चीख निकल गई। आह! वो पीछे की ओर गिरते गिरते बचा। उसका दिल अब उसकी छाती से बाहर आने को था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर आसपास के कमरों में मौजूद सारे लोग उस कमरे की तरफ आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर निशान अपना मुंह पर हाथ रखकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसे यूं देखकर पास के कमरे वाले लड़के ने कहा, क्या बात है, तुम ऐसे चीखे क्यों? ये सुनकर निशान ने चेहरे पर से हाथ हटाया और आसपास देखा। अपने आसपास इतने लोगों को देखकर उसने राहत की सांस ली और फिर घबराते हुए कहा, मैंने निर्वी को दिखा। वो यहां मेरे सामने छत से उल्टी लटक रही थी। उसका सफेद भयानक चेहरा मेरे चेहरे के एकदम सामने था। वो बहुत भयानक लग रही थी। कुछ लोगों को तो समझ नहीं आया कि आखिर वह किस निर्वी की बात कर रहा है, लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा, भैया, निर्वी मर चुकी है। वह आपकी अच्छी दोस्त थी, शायद इसलिए ही आपको ऐसा वहम हो रहा है। और शायद अभी कुछ दिन पहले आपकी दोस्त मेघा की भी मौत हो गई थी, इसलिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम यहां पर हैं और हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसलिए आप शांत हो जाइए। निशान ने सोचा कि हाँ, हो सकता है कि उसे वहम हुआ हो। उसने शायद मेघा की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसीलिए उसे निर्वी की आत्मा दिखाई दे रही है। इसलिए उसने अपने आप को शांत किया और फिर वह सारे लोग अपने अपने कमरों में वापस चले गए। निशान जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस बैठ गया और किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा, शायद पढ़ाई में ध्यान लगाने से मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन उसकी नजरें शब्दों पर नहीं टिक रही थीं। उसकी आंखें बार बार इधर उधर भटकने लगी। अचानक किताब के पन्नों पर कुछ अजीब होने लगा। शब्द धुंधले होने लगे, जैसे पन्ने पर कोई साया गिर रहा हो। निशान ने ध्यान से देखा तो उसे पन्नों के बीच से धीरे धीरे एक चेहरा उभरता दिखाई दिया। निर्वी का चेहरा पहले हल्का हल्का दिखा, फिर जैसे कोई फोटोग्राफिक नेगेटिव धीरे धीरे साफ हो रहा हो, वैसे ही निर्वी की आंखें, उसकी मुस्कान और फिर उसका सफेद चेहरा पन्नों पर साफ दिखाई देने लगा। निशान का शरीर एकदम सर्द हो गया। उसे लगा जैसे उसके हाथों में पकड़ी किताब अब ठंडी होती जा रही है, जैसे किसी बर्फ के टुकड़े को पकड़ रखा हो। निशान की सांसें तेज हो गईं, उसकी आवाज कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? अब वो चेहरा किताब के पन्नों से बाहर निकलकर हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा था, बिल्कुल उसके चेहरे के करीब। निशान चीख पड़ा, आ! उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसका दम घुटने लगा। उसने किताब को जोर से फेंक दिया, जैसे किसी जहरीले सांप को दूर फेंका हो। किताब दीवार से टकराकर गिर गई, लेकिन वह चेहरा अब भी हवा में तैर रहा था, जैसे उसकी आत्मा किताब से बाहर निकल आई हो। निशान का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी चीख कमरे में गूंज रही थी। सने कांपते हुए कहा, निर्वी, छोड़ दे मुझे। उसके चीखने की आवाज सुनकर आसपास के सारे बच्चे दोबारा उसके कमरे में आए और उससे पूछा। तब निशान ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में उन सबको बताया। यह सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन सब ने उसे समझाया कि यह सब उसके मन का वहम है। लेकिन अब निशान को लगने लगा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वहम बार बार नहीं होते। उसने हाँ ठीक है बोलकर बाकी लोगों को उनके कमरे में भेज दिया, लेकिन अब वो काफी घबरा गया था। वह अपने रूममेट पूर्व का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब पूर्व आया तो उसने पूर्व को अपने साथ घटी सारी बात बताई। पूर्व ने उसे कहा, यह सब सिर्फ तेरे मन का वहम है, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान मत दे। ये बोलकर वो अपने काम पर लग गया। इसी दौरान निशान को एहसास हुआ कि मेघा सच बोल रही थी। निर्वी की आत्मा सच में उसे परेशान कर रही थी और हमने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, बल्कि उसे ही मार दिया। उस कमरे में अब पूर्व भी था, इसीलिए अब वो कमरा
बिल्कुल सामान्य था। निशान को निर्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह थोड़ा शांत हुआ। लेकिन ठीक इसी दौरान पूर्व को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर उसने निशान की ओर देख और पूछा, तुमने कुछ कहा क्या? लेकिन निशान उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त था, तो उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये सुनकर पूर्व को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, इसलिए वह वापस अपने काम पर लग गया। लेकिन थोड़ी देर बाद पूर्व के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। इससे उसने एकदम सकपकाते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है। वही निशान बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चला रहा था। उसे यूं देखकर निशान ने उससे कहा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पूर्व बोला, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये सुनकर निशान की आंखें गोल हो गई और वह बोला, मतलब तुम्हें भी ऐसा कुछ लगा? मुझे भी तुम्हारे आने से पहले बहुत कुछ अजीब सा लगा। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हो ना हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। हमें इस बारे में बाकियों से बात करनी चाहिए। अगर सच में यह सब निर्वी की आत्मा का काम है तो हम सब बहुत बड़े खतरे में हो सकते हैं। पूर्व का दिल भी यही कह रहा था कि शायद यह बात सच है, लेकिन फिर वह बोला, हम लोग एक दिन रुक कर देखते हैं। अगर यह सब बंद नहीं हुआ तो हम सबको बता देंगे। निशान ने इस पर सहमति जता दी, लेकिन उसे काफी डर लग रहा था। रात के समय खाना खाकर फिर वे दोनों अपने कमरे में आराम से लेट गए थे। उस कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। जैसे ही निशान की आंख लगी तो किसी ने उसे उठाया। उसने आंखें खोली तो पाया पूर्व उसके पास ही खड़ा था। उसने निशान से कहा, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन अकेले डर लग रहा है, इसलिए तू मेरे साथ चल। इस पर निशान राजी हो गया और वह पूर्व के साथ बाथरूम चला गया। पूर्व निशान को बाहर खड़ा करके अंदर चला गया, लेकिन अब तक 5-10 मिनट से ऊपर हो चुके थे और पूर्व अभी तक बाहर नहीं आया था। थक हार कर निशान बाथरूम के अंदर गया। बाथरूम के अंदर जाकर उसने देखा कि बाथरूम के अंदर तो कोई था ही नहीं। यह देखकर निशान काफी घबरा गया और दौड़ते हुए अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने देखा कि पूर्व अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह देखकर निशान काफी घबरा गया। उसने पूर्व को उठाया और उसे सारी बात बताई। यह सब अब पूर्व को भी काफी अजीब लगने लगा था, इसलिए उसने कहा, हम कल सुबह ही इस बारे में अपने सभी दोस्तों को बताएंगे। फिर उन दोनों ने जैसे तैसे वह रात काटी। सुबह उठते ही वे दोनों तैयार होकर अपने दोस्तों के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने कल घटी सारी बात उन सबको बताई। उन सबको पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर सबको मानना ही पड़ा, क्योंकि दो लोगों को एक साथ वहम नहीं हो सकता। वे सारे अब काफी घबरा चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बारे में किसी तांत्रिक वांत्रिक से बात करनी चाहिए। इसलिए वो लोग कॉलेज के बाद शाम को तांत्रिक के चक्कर काटने लगे। लेकिन जिन तांत्रिक का चक्कर वे लोग काट रहे थे वह ढोंगी थे, इसलिए उस ढोंगी तांत्रिक ने उनसे पैसे लिए और उन्हें एक नकली ताबीज बनाकर दे दिया। उन चारों ने उसे असली समझकर अपने अपने गले में पहन लिया और फिर अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। वे सारे अब निश्चित थे कि अब उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगले दिन जब निधि अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद गलियारे से कोई आवाज आ रही होगी। लेकिन जैसे जैसे फुसफुसाहट तेज होती गई, उसे महसूस हुआ कि ये आवाज उसके कमरे के भीतर से ही आ रही है। ध्यान से सुनने पर उसने साफ साफ सुना, निधि निधि। ये आवाज उसे कहीं से जानी पहचानी लगी और जब उसने ध्यान से सुना तो उसके होश उड़ गए। वो आवाज निर्वी की थी। निधि तेजी से पलटी और उसकी नजर सामने के कोने पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। निर्वी उसी भयानक रूप में, सफेद चेहरा, बिखरे बाल और वो खाली सफेद आंखें, बिल्कुल पीछे खड़ी थी। वो निधि को घूर रही थी, जैसे किसी शिकारी की नजर शिकार पर हो। निधि के अंदर अचानक ही खौफ की एक तेज लहर दौड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। वो चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। निधि को लगा जैसे उसका अंत आ गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
घबराहट में उसने अपने टेबल पर रखा लैंप झपट कर उठाया और बिना सोचे समझे उसी लैंप को पूरी ताकत से निर्वी के सिर पर दे मारा। निधि चीख पड़ी, छोड़ दे मुझे। जैसे ही लैंप उसके सिर पर लगा, निर्वी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे पिघलने लगी और देखते ही देखते वह निर्वी से बदलकर निधि की रूममेट काव्या बन गई। निधि ने हैरानी से पीछे हटते हुए देखा। उसकी आंखों के सामने अब काव्या जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। काव्या दर्द से तड़प रही थी। निधि ने घबराकर अपने हाथों को देखा। लैंप अब भी उसके हाथ में था, खून से सना हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। कुछ ही देर पहले वो निर्वी को देख रही थी और अब काव्या उसकी जगह थी। ये क्या हो गया? निधि के पैरों के नीचे की जमीन मानो हिल रही थी। काव्या की दर्द भरी चीखों ने पूरे हॉस्टल को हिला दिया। बाहर से लोगों के भागने की आवाजें आने लगीं। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने निर्वी को मारा था या काव्या को, या फिर ये सब उसके दिमाग का खेल था। आसपास काफी लोग जमा हो गए थे। उन्होंने खून से सने लैंप को निधि के हाथ में देखा और जमीन पर काव्या को पड़ा देखा तो उन्हें स्थिति समझने में समय नहीं लगा और उन्होंने शोर कर करके सभी को वहां इकट्ठा कर दिया। कुछ ही देर में हॉस्टल का स्टाफ भी वहां आ गया और सबने मिलकर उन्हें इन सब के बारे में बता दिया। फिर पुलिस स्टेशन और एम्बुलेंस को फोन किया गया और फिर पुलिस वाले निधि को ले गए। निधि ने सबको काफी समझाया कि उसने जानबूझकर काव्या को नहीं मारा, बल्कि उसे काव्या में निर्वी दिखाई दे रही थी और उसने अपनी आत्मरक्षा में काव्या को मारा है। लेकिन किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया क्योंकि यह पॉसिबल नहीं था। असल में काव्य क्लास टॉपर थी और निधि कहीं ना कहीं से उससे जलती थी, तो सबने यही सोचा कि इसी जलन के कारण उसने काव्या के सिर पर मारा ताकि वह फाइनल एग्जाम्स में न बैठ पाए। यह बोलकर निधि को जेल भेज दिया गया, लेकिन निधि को कुछ ही दिनों बाद जेल से जमानत मिल गई। हालांकि उसके ऊपर केस अभी चल रहा था, लेकिन अब सभी लोग निधि से डर कर दूर रहने लगे थे। वही हॉस्टल में भी उसे कमरा नहीं मिला, इसलिए वह अलग से पीजी लेकर रहने लगी थी। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि आखिर उसने काव्या का सिर क्यों फोड़ा, लेकिन उसने यहाँ पर भी यही सेम बात बोली कि उसे काव्या में निर्वी दिखाई दी थी। उन सब लोगों ने यह बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास तो ताबीज था, तो इसके होते हुए निर्वी उनके पास कैसे आ सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हो ना हो, तुमने जलन की वजह से काव्या को मारा है। इस वजह से उन लोगों में झगड़े होने लगे और निधि ने उनसे अपनी दोस्ती तोड़ दी। इन सब के कुछ दिन बाद से निधि काफी परेशान रहने लगी थी। क्लास में अब उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिससे वह बात कर पाए, क्योंकि सब लोग तो उससे दूर भागते थे। इसलिए किसी को उसकी इस परेशानी का कारण नहीं पता चला। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही निधि ने फांसी लगा ली। निधि के फांसी लगाने से उसके दोस्त काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें अब लग रहा था कि हो ना हो निधि को शायद निर्वी की आत्मा दिख रही होगी। लेकिन उनके पास जब ताबीज था तो उन्हें निर्वी कैसे दिखाई दे सकती है। वो चारों कॉलेज के कैफेटेरिया में एक टेबल पर बैठे थे, चुपचाप गहरे विचारों में डूबे हुए। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सबके दिमाग में अब तक की घटनाएं घूम रही थीं। निर्वी की मौत, मेघा और काव्या की मौत, और अब ये खौफनाक सिलसिला जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक टेबल पर एक ठंडी हवा का झोंका आया। सबने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा हो, और फिर उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे छत पर कुछ हलचल हो रही हो। धीरे धीरे उनकी नजरें ऊपर की ओर गईं और जो उन्होंने देखा उसने उनके दिलों की धड़कनें थाम दी। निर्वी पंखे से उल्टी लटकी हुई, उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे और उसकी सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। उसके खुले बिखरे बाल हवा में हिल रहे थे और उसके होठों पर वही खौफनाक मुस्कान थी जो हर रात उनकी नींदों को तबाह कर रही थी। वे चारों घबराकर अपनी कुर्सियों से उछल पड़े, टेबल से इधर उधर भागने लगे। उनमें से किसी की हड़बड़ाई हुई आवाज निकली, नहीं। डर की वजह से उनकी सांसें तेज हो गईं और चेहरों पर पसीना साफ नजर आने लगा। उनकी चीखों से आसपास के सभी लोग उन्हें घूरने लगे।
कुछ हैरानी से तो कुछ अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे चारों इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उन चारों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। निर्वी के अलावा उन्हें और कुछ दिख नहीं रहा था। तभी एक ठंडी मरघट जैसी आवाज हवा में गूंज उठी। तुम लोगों की वजह से मैं जीवन और मरण के बीच फंस चुकी हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, निर्वी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी भयानक थी, जैसे कोई अंधेरी गुफा के अंदर से आती चीख हो। वे अंदर ही अंदर सिहर उठे, मानो उनकी रगों में खून की जगह बर्फ बहने लगी हो। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे हम? लेकिन कोई जवाब देने की हालत में नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए जल्दी से दौड़कर उस बाबा के पास दोबारा गए जिनसे उन्होंने ताबीज लिया था, लेकिन वह बाबा वहां था ही नहीं। यह देखकर वे सारे काफी घबरा गए। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि वह एक ढोंगी था और उसे पुलिस उठाकर लेकर गई है। वे सारे काफी घबरा गए। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आसपास कोई और तांत्रिक हो तो उन्हें बताएं, लेकिन उन्हें कोई भी तांत्रिक नहीं मिला। फिर वे चारों वापस हॉस्टल में आ गए। निशान और पूर्व तो एक साथ है, वहीं अमित भी अपने रूममेट के साथ था, लेकिन नताशा अपने कमरे में अकेली थी। इस वजह से नताशा को काफी डर लगने लगा था, इसलिए वह अपने पास ही में मौजूद दूसरी लड़कियों के कमरे में चली गई। नताशा को वहां अपने कमरे में देखकर वे लड़कियां काफी हैरान हुईं। तब नताशा बोली, मुझे अब अकेले में अच्छा नहीं लगता। पहले तो मेघा थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं है, और फिर मेरी दोस्त निधि भी मारी गई, इसलिए मुझे अपने कमरे में थोड़ा अजीब लगता है। तो क्या मैं आज रात तुम लोगों के साथ रह सकती हूं? इस पर उन लोगों ने मना नहीं किया, और फिर नताशा उन्हीं लोगों के साथ उस कमरे में रहने लगी। देर रात नताशा के चीखने की आवाज से उन लड़कियों का ध्यान भंग हुआ। जब उन लोगों ने लाइट जलाकर देखा तो नताशा बिस्तर पर एकदम सिकुड़कर बैठी हुई थी। उसे ऐसे देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तब नताशा बोली कि उसने निर्वी को देखा और वह उसे काफी डरा रही थी। यह सुनकर वह दोनों लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, मैं कब से देख रही हूं कि तुम सारे दोस्तों को निर्वी के सपने आते हैं, लेकिन उसके सपने तुम्हें क्यों आ रहे हैं? वह तो तुम्हारी दोस्त थी ना, फिर वह तुम्हें ऐसे सपने में आकर धमका रही है, लेकिन क्यों? क्या बात है? कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? नताशा के आगे अतीत की कुछ यादें घूमने लगी, लेकिन फिर अगले पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी काफी अच्छी दोस्त थी, इसी वजह से शायद हमें ऐसे सपने आ रहे हैं। तुम लोग सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करती हूं। उन लड़कियों को नताशा का व्यवहार काफी अजीब लगा, लेकिन वह कुछ न बोलते हुए चुपचाप सो गई। अगले दिन नताशा ने अपनी यह बात उन तीनों से कही। उसने कहा कि उसे पूरी रात निर्वी के भयानक सपने आए हैं, और अब तो हॉस्टल वालों को उस पर शक भी होने लगा है कि कहीं हमने निर्वी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तभी हमें निर्वी के ऐसे सपने आ रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोग बुरे फंसेंगे। इस पर अमित बोला, एक काम करते हैं कि हम सारे निर्वी के लिए एक पूजा करवाते हैं, हो सकता है कि उससे निर्वी की भटकती आत्मा को शांति मिले। सब लोगों को अमित की बात सही लगी और फिर वे सारे मंदिर गए और वहां उन्होंने एक पंडित से उनके नाम की पूजा करवाने के लिए कहा। वह सारे ही हवन में बैठे और फिर पंडित ने पूजा करनी शुरू की। उनकी पूजा में बैठते ही वहां काफी अपशगुन होने लगे। बार बार हवन की अग्नि शांत पड़ने लगी और हवन की सामग्री गिरने लगी। ये सब देखकर पंडित को शक होने लगा और उसने कहा, तुम लोग अपने आप को किसी अच्छे तांत्रिक को दिखा लो, क्योंकि तुम लोगों के ऊपर कोई भारी विपत्ति है। ये सुनकर वे सारे काफी घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके ऊपर कौन सी विपत्ति आई है, लेकिन वे इसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें किसी तांत्रिक का पता भी तो नहीं था और वो लोग इस बारे में किसी को बता भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर अगले ही पल पूर्व को आइडिया आया कि क्यों ना इस बारे में वह अपने घर वाले से बात करके बोलें। लेकिन हाँ,
वो उनसे इस बारे में ऐसे बात करेंगे कि किसी को उन पर शक ना हो। तीनों दोस्तों ने साथ बैठकर पहले अपने घर पर कॉल किया। वहां हालचाल लेने के बाद बातों बातों में पूर्व ने उनसे पूछा कि क्या वह किसी तांत्रिक को जानते हैं जो भूत प्रेत के साथ आत्मा जैसी बाधाओं को उतार सके। उसके घर वालों ने तो पहले उससे पूछा कि उसे इस बारे में जानकर क्या करना है। तब पूर्व ने बताया कि उन्हें निधि और निर्वी के सपने आते हैं। वह अभी तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है, इसलिए वह लोग तांत्रिक से बात करके उनकी मुक्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि एक पंडित को तो वे जानते हैं और अगर तुम कहो तो हम तुम्हें उसका नंबर देते हैं। ये सुनकर उन सभी के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह यही तो चाहते थे। कुछ देर में पूर्व ने अपने घर वालों से उस पंडित का नंबर लेकर उन्हें कॉल करके बताया कि उन्हें उनकी मृत दोस्त के सपने आते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। पंडित ने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। वे सारे पंडित के पास जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर उनके कुछ करने पर निर्वी की आत्मा वहां आ गई और फिर उसने उस पंडित को सच बता दिया तो फिर वह क्या करेंगे। फिर इस पर अमित बोला, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम लोग उस पंडित को पैसा खिलाकर उसका मुंह बंद कर देंगे, वैसे भी पैसों से सब बिकता है। यह सोचकर वे सारे पंडित के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके पास जाने के लिए उन्हें 4 से 5 घंटे का रास्ता तय करना पड़ा, क्योंकि वह लोग पढ़ने के लिए दूसरे शहर में आए हुए थे। वहां जाकर उन्होंने सारी बात पंडित को बताई। तब पंडित बोले कि अगर उन्हें मुक्ति चाहिए तो वह अपने माता पिता से बोलेंगे, अपने दोस्तों से कौन बोलता है, कहीं तुम लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। तीनों दोस्त मुकर गए। उन्होंने कहा कि उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी, उन्होंने बिल्कुल बचपन के दोस्तों जितना प्यार था, शायद इसीलिए ही वो उनसे मुक्ति मांग रही है, इसलिए अब कुछ भी करके उन्हें मुक्त कर दीजिए। पंडित को दाल में कुछ काला तो लगा, लेकिन फिर उन्होंने ज्यादा पूछताछ न करते हो उनसे 25,000 रुपए लिए और फिर निर्वी की मुक्ति के लिए एक हवन करवाया। हवन के बाद उन सबको लगा कि शायद निर्वी की आत्मा मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वे सारे हवन करवाकर जैसे ही आ रहे थे वैसे ही खतरनाक हादसा हुआ। वे सारे ट्रेन से वापस आ रहे थे। ट्रेन के अंदर सीट न मिलने के कारण वे सारे दरवाजे के पास खड़े थे कि इसी दौरान बातों बातों में अमित ने सामने की ओर देखा तो पाया कि उसके सामने निर्वी खड़ी थी। उससे बचने के लिए अमित पीछे पीछे जाने लगा। पीछे ट्रेन का दरवाजा खुला हुआ था और फिर उस खुले हुए दरवाजे से अमित बाहर गिरने लगा। उसे ऐसे देखकर पूर्व उसे बचाने दौड़ा और वह भी असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा। समय रहते नताशा और निशान ने पूर्व को बचा लिया, लेकिन इस हादसे में पूर्व का एक पैर कट गया। वहीं अमित की मौत हो चुकी थी। होश में आते ही जैसे ही पूर्व को इस बारे में पता चला तो वह काफी दुखी हुआ, क्योंकि इस हादसे ने न सिर्फ उसे जिंदगी भर के लिए बैसाखियों पर ला दिया था, बल्कि उसके एक और दोस्त को छीन लिया था। पूर्व को निर्वी के ऊपर काफी गुस्सा आया और वह चीखते हुए बोला, चलो, हमने जो किया वह तो गलती से किया, लेकिन तुम तो जानबूझकर हमारी जान लेने पर उतारू हो गई हो। यह सब सुनकर वे सारे लोग काफी हैरान रह गए। पूर्व अपने घर वालों के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसके सिर्फ दोस्त उसके पास थे तब उसने उन्हें कहा, हो ना हो उसे निर्वी दिखाई दी, जिस वजह से वह पीछे की ओर गिर पड़ा। ये सुनकर वह सारे काफी घबरा गए। फिर नताशा बोली, हम तो बुरे फंसे, लगता नहीं निर्वी इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। तब पूर्व बोला, इस निर्वी को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर उसके दोनों दोस्त काफी हैरान रह गए। फिर नताशा बोली, लेकिन ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि वह एक आत्मा है और काफी शक्तिशाली भी है, और हम तुम एक आम इंसान, हम उससे जीत नहीं सकते। पूर्व बोला, हम जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं, क्योंकि भले ही निर्वी मर चुकी है लेकिन उसके घर वाले तो जिंदा है, इसलिए हम उसके घर वालों का सहारा लेंगे। अगर निर्वी ने दोबारा हमें परेशान किया तो हम उसके घर वालों को परेशान करेंगे। शुरुआत करेंगे उसके भाई से। उसका भाई जब कल कॉलेज जाएगा तब निशान तू उसके भाई को टक्कर मार देना,
ध्यान रखना टक्कर हल्की होनी चाहिए, इससे वह भी बिस्तर पर आ जाएगा मेरी तरह। और अगर निर्वी ने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो हम इसके परिवार वालों को इसी तरह से परेशान करेंगे। ये सुनकर वे दोनों राजी हो गए, लेकिन फिर अगले ही पल निशान को एक तेज झटका लगा। झटका लगता ही वह नताशा और पूर्व को गुस्से में घूरने लगा। उसे ऐसे देखकर वे दोनों थोड़ा घबरा गए। फिर अगले ही पल निशान बोला, तुम लोग मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना, अब देखो मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान कैसे पहुंचाती हूं। ये बोलकर निशान कमरे से बाहर की ओर भागा। ये देखकर नताशा भी दौड़कर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने देखा कि नताशा के माता पिता बाहर खड़े थे, वहीं निशान और पूर्व के माता पिता के साथ खड़े थे। निशान उनके पास आया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, निशान ने पूर्व की मां का सर पकड़कर दीवार से दे मारा। ये देखकर वहां खड़े सारे लोगों ने निशान को पकड़ लिया और वहीं उसकी मां को मरहम पट्टी के लिए भेज दिया। नताशा ने यह बात जाकर पूर्व को बताई। इन सब से पूर्व को काफी गुस्सा आया और वह बैसाखी लेकर बाहर की तरफ आया। बाहर आकर उसने देखा कि निशान को कई लोगों ने पकड़ा हुआ है और इस दौरान वह गुस्से में उन लोगों की तरफ देख रहा था। वही उसकी मां को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा है। यह सब देखकर उसका खून खोल उठा था, क्योंकि अब तक चोट सिर्फ उन्हें लग रही थी, लेकिन अब उनके माता पिता को भी इससे चोट लग रही थी और इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं थी। ये सोचकर पूर्व गुस्से में सीधा निशान के पास आया और उसे मारा और कहा, तूने हमारा जीना हराम कर रखा है। एक बार मर चुकी है तो मर क्यों नहीं जाती? क्यों तू हमारे पीछे पड़ी है? ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान रह गए और फिर अगले ही पल निशान वहीं बेहोश हो गया। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पूर्व के पिता को एक तेज झटका लगा। झटका लगते ही वह कुछ पल के लिए थोड़ा असंतुलित हुए, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में पूर्व की ओर देखने लगे। पूर्व कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पिता ने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, अपने माता पिता पर बात आई तो तड़प उठे, और मेरा क्या कसूर था इसमें? अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां मौजूद नताशा के पिता ने अपनी तुलसी की माला पूर्व के पिता के गले में डाल दी। गले में माला पड़ते ही पूर्व के पिता ऐसे तड़पे जैसे मानो उन्हें बिजली का झटका लगा हो। वो कुछ देर तो ऐसे ही तड़पे और फिर बेहोश होकर गिर पड़े। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, नताशा के पिता सख्त लहजे में बोले, बताओ क्या बात है? तुम लोग क्या छुपा रहे हो? कौन है वह जो तुम लोगों को ऐसे परेशान करता है? क्योंकि यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तुम्हारे 2-3 दोस्त ऐसे ही मारे गए। सच सच बताओ, क्या किया तुमने? नताशा घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे बस शायद कोई भटकती आत्मा लग गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर उसके पिता फिर से उससे बोले, कोई भी आत्मा बिना मतलब के तुम्हारे पीछे नहीं लग सकती। या तो किसी ने तुम्हारे ऊपर लगाया होगा, या तो तुम्हारे किए की वजह से वह आत्मा तुम्हारे पीछे लगी होगी। और मुझे लगता है कि यह दूसरी बात बिल्कुल सही है। शायद तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ी है। देखो, अगर तुम हमें बताओ तो हो सकता है कि हम तुम्हारी कोई मदद कर पाएं। और यह आत्मा आगे तुम्हें कितना परेशान करे, और अगर यह सिर्फ तुम्हें परेशान करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये तुम्हारे परिवार वालों को भी परेशान कर रही है। तुम्हारी करने की सजा तुम्हारा परिवार भोग रहा है। तुम लोग क्यों अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को इन सब में भागीदार बनना चाहते हो? यह सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए और उसने बोलना शुरू किया। और नताशा ने जो बताया वो मैं आपको फ्लैशबैक में जाकर अच्छे से समझा देता हूं। दरअसल निशान, अमित, पूर्व, मेघा, निधि, नताशा और निर्वी दोस्त थे। जहां निर्वी ने अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया था, वही बाकी के 6 लोग सेकंड ईयर में थे। निर्वी मेघा और नताशा की रूममेट थी। पढ़ाई में वह ठीक ठाक थी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक नहीं बनाते थे। इस वजह से उनकी निर्वी से अच्छी पटती थी। लेकिन सच तो यह था कि वह लोग निर्वी के पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। यह बात निर्वी को भी पता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
ऐसे ही एक दिन उन्होंने निर्वी के साथ एक प्रैंक करने की सोची। उन्होंने निर्वी की किताब में एक नकली छिपकली रख दी और फिर जैसे ही निर्वी ने किताब पढ़ने के लिए खोली, वह छिपकली देखकर निर्वी काफी घबरा गई। यह सब देखकर उसके सारे दोस्त खूब हंसे। निर्वी ने उन्हें इस तरह से मजाक करने के लिए मना किया, लेकिन वह लोग नहीं माने। अब वे लोग निर्वी के साथ इस तरह के प्रैंक ज्यादा करने लगे थे। निर्वी उनसे काफी परेशान हो चुकी थी। उसने उन्हें मना किया, लेकिन वे लोग हर बार ही कहते हैं कि दोस्तों में इतना मजाक तो चलता ही है। इसके आगे निर्वी कुछ न कह सकी, क्योंकि सच तो यही है कि निर्वी उनकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी। निर्वी हमेशा से अकेले ही रही थी। उसका स्कूल में भी कोई दोस्त नहीं रहा और घर वाले भी उससे ज्यादा कोई बात नहीं करते थे। इसी वजह से उसका इन सब के साथ एक भावनात्मक लगाव हो गया था। इसलिए इतना सब होने के बाद भी उसने ना तो इस बारे में किसी से शिकायत की और ना ही उनसे दोस्ती तोड़ी। यह सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि निर्वी के सोते ही मेघा एक डरावना मास्क पहनकर उसके पास जाएगी। इस दौरान मेघा के बिस्तर पर तकिया रखकर उसको चादर ओढ़ा दी गई, ताकि निर्वी को लगे कि मेघा और नताशा दोनों सो रहे हैं। मेघा डरावना मास्क पहने निर्वी के पास आई। मेघा ने उसके पास आकर उसे झकझोरते हुए उठाया। जैसे ही निर्वी उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके सामने एक डरावना साया खड़ा था। उसे देखकर निर्वी काफी घबरा गई और चीखते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसकी चीखने की आवाज सुनकर आसपास के सारे बच्चे अपने कमरे से बाहर निकल आए और उससे पूछा कि आखिर क्या बात है। तब निर्वी ने उन्हें रोते हुए बताया कि उसके कमरे में कोई साया है, उसने उसे देखा। इन्हीं सबके दौरान मेघा ने अपना मास्क उतारा और फिर नताशा के साथ कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है निर्वी, तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। निर्वी ने डरते हुए उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर नताशा और मेघा को हंसी आ रही थी, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपनी हंसी को काबू किया और फिर निर्वी से कहा, देखो कमरे में कोई भी नहीं है, आओ दिखाती हूं। और फिर वे सारे उस कमरे के अंदर गए। सबने कमरा देखा। कमरे के अंदर सच में कोई भी नहीं था। यह देखकर नताशा बोली, हो सकता है कि तुमने कोई सपना देखा हो, चलो अब आराम से सो जाओ। निर्वी को भी यही लगने लगा था कि शायद उसने सपना ही देखा होगा, इसलिए उसने सबसे माफी मांगी और फिर वापस आकर सो गई। अगले दिन निर्वी अपनी क्लास में थी। वही इस दौरान वह सारे दोस्त एक साथ निर्वी का मजाक उड़ा रहे थे। ये सब सुनकर वे सारे दोस्त काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि चलो इसको आज रात कॉन्टिनेंट करते हैं। इस पर वह सारे राजी हो गए। निर्वी के सोते ही मेघा दोबारा वह मास्क पहने निर्वी को उठाने लगी। अपने सामने डरावने साये को इस तरह देखकर निर्वी ने चीखते हुए अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया, जैसे कि वह देखना नहीं चाहती थी। इसी दौरान मेघा ने जल्दी से अपना मास्क उतारकर छुपा दिया। वही निर्वी की चीखों की आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो नताशा ने दरवाजा खोला और कहा कि सब ठीक है, बस निर्वी ने दोबारा कोई भयानक सपना देखा। यह सुनकर सब लोग वापस अपने कमरे में चले गए। वहीं नताशा और मेघा ने निर्वी को समझाया कि वह सिर्फ एक सपना है, तो फिक्र मत करो, हम भी यही हैं। निर्वी जैसे तैसे सोई, लेकिन अब उसके दोस्त उसके साथ ऐसे प्रैंक हर रोज करने लगे थे, जिस कारण वह काफी घबराई सी रहने लगी थी। इन सब के कारण निर्वी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जिस कारण वह टेस्ट में फेल हो गई थी। इसका उसे काफी दुख हुआ, क्योंकि वो पहली बार ऐसे फेल हुई थी। वहीं उसके घर वालों ने भी उसे काफी डांटा। उसके दोस्तों ने इसके लिए उसे काफी सहानुभूति जताई कि चलो कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गई, लेकिन अगली बार और अच्छे से मेहनत करना। निर्वी ने उनकी बात मानी और अच्छे से पढ़ने लगी। इन्हीं सब के दौरान वे सब कॉलेज ट्रिप के लिए राजस्थान गए। निर्वी और उसके दोस्त भी उस ट्रिप पर गए। इस दौरान उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन सब ने साथ में डरावना मास्क पहनकर निर्वी को डराने की योजना बनाई। रात में निर्वी के सोते ही वे सारे कपड़े और मास्क लगाकर तैयार हो गए। निर्वी, नताशा, स्विंगल और मेघा एक ही कमरे में रुके हुए थे, इसलिए रात में उन्होंने लड़कों के लिए दरवाजा खोला और फिर वे सारे निर्वी को घेर कर खड़े हो गए।
और फिर मेघा ने निर्वी को झकझोरते हुए उठाया। उठते ही अपने सामने इतने सारे भयानक लोगों को देखकर निर्वी का दिल डर से बैठने लगा। और फिर मेघा निर्वी के एकदम पास आई और बोली, अब तुम नहीं बच सकती। निर्वी काफी घबरा गई और वहां से भागते हुए कमरे के बाहर आकर होटल के कॉरिडोर में भागने लगी। इस दौरान वह चीख भी रही थी, बचाओ बचाओ। निर्वी की चीखें सुनकर आसपास के सारे लोग जाग गए और फिर उन्होंने दरवाजा खोलकर निर्वी को यहां वहां भागते हुए देखा। सब लोगों ने मिलकर निर्वी को शांत करवाया। इतनी ही देर में उसके सारे दोस्त वापस कपड़े बदलकर वहां आए और निर्वी को संभालते और बोले, क्या हुआ निर्वी? तक निर्वी ने वहां हुई सारी बात बता दी। ये सब सुनकर उनके साथ आई। टीचर ने निर्वी को बहुत डांटा और कहा, तुम पागल हो निर्वी, मैंने सुना है कि तुम्हें ऐसे दौरे अक्सर पड़ते हैं, तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? यहां तुम्हारी वजह से सबकी नींद खराब हो रही है और हम सबको तुम्हारी वजह से सुनना पड़ेगा, वह अलग। अब अगर तुम्हारी तरफ से ऐसी कोई शिकायत आई तो याद रखना, हम इस बारे में तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। यह सब सुनकर निर्वी काफी घबरा गई। वह अपनी तकलीफ किसी से साझा भी नहीं कर पा रही थी। उसके दोस्त उसकी तकलीफ को सुनते जरूर, लेकिन इन सब में वह कुछ न कर पाते। इस वजह से निर्वी अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। निर्वी को ऐसे देखकर निशान ने कहा, अब हमें निर्वी को और परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उसे सच बता देना चाहिए कि यह सब हम इतने दिनों से उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन नताशा बोली, हमें थोड़े और मजे लेने चाहिए, अगर हमने उसे बता दिया तो फिर वह आगाह हो जाएगी। एक काम करते हैं, 2-4 दिन और उसके साथ मजे लेंगे और फिर बता देंगे। सब लोगों को नताशा की बात सही लगी और फिर उस रात भी उन्होंने निर्वी के साथ प्रैंक किया। निर्वी के सोते ही इस बार नताशा मास्क पहने निर्वी के पास गई और उसे झकझोरते हुए उठाया। अपने सामने एक भयानक साय को देखकर निर्वी काफी घबरा गई। वह चीखना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से अब चीख भी नहीं पा रही थी। उसके मन में बार बार यह ख्याल आया कि अगर उसने किसी को बताया तो कहीं उसके घर वालों तक यह बात ना चली जाए और फिर उसको यहां से भी निकाल दिया जाए या फिर पागल खाने भेज दिया गया तो। यही बात उसके दिलों दिमाग में गूंजने लगी। वहीं दूसरी तरफ नताशा को उस डरावने मास्क के साथ देखकर उसका दिल और कमजोर होने लगा, जिस वजह से कुछ देर में वह वहीं बेहोश हो गई। निर्वी को ऐसे देखकर नताशा और मेघा बहुत हंसे कि निर्वी कितनी कमजोर दिल की है, जो इसे देखते ही बेहोशी हो गई। और फिर अगले ही पल मेघा बोली, मुझे लगता है कि हमें चेक करना चाहिए कि यह ठीक तो है ना। उसके बाद मेघा ने निर्वी को उठाने की कोशिश की, लेकिन निर्वी उठी ही नहीं। यह देखकर वह दोनों काफी घबरा गई और फिर नताशा पानी लेकर आई और फिर पानी के छींटे निर्वी के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन निर्वी फिर भी ना उठी। यह देखकर वह दोनों काफी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उठ क्यों नहीं रही है। फिर अगले ही पल मेघा ने निर्वी की सांसें चेक की। उसकी सांस बहुत धीमी धीमी चल रही थी। यह सब देखकर उसने घबराते हुए अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर उन सभी के चेहरों का रंग उड़ गया और उन्होंने कहा कि अभी के अभी शोर मचाकर सभी को इकट्ठा करो और निर्वी को अस्पताल लेकर जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। उसने सबको जगाकर निर्वी के बारे में बताया। सब लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पाया ही उसकी मौत हो चुकी थी। यह सब सुनकर उसके सारे दोस्त और हॉस्टल वाले काफी हैरान रह गए थे कि आखिर निर्वी की मौत हुई तो हुई कैसे। पुलिस ने इस बारे में जांच की और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर यह पता चला कि निर्वी की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। ये सब सुनकर सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि निर्वी की उम्र अभी 18-19 साल के आसपास रही होगी और इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी मौत साधारण थी, इसलिए इस केस को यही बंद कर दिया। जब नताशा ने यह पूरी बात अपने पिता को बताई तो गुस्से में आकर उन्होंने नताशा को एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहा, तुमने सिर्फ अपनी मस्ती के लिए एक निर्दोष लड़की की जान ले ली, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? नताशा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए पापा,
मुझे नहीं पता था कि निर्वी इतनी कमजोर दिल की है कि इस बात से उसे हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन मैं सच कहती हूं, इस वजह से मैं आज तक पछता रही हूं। प्लीज मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर उसके पिता बोले, शायद इस बारे में हमें किसी अच्छे तांत्रिक से बात करनी चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग इस बारे में किसी से बात करते हैं। सब ऐसे ही चल रहा था। निर्वी अब भी उन सबको सपने में आकर परेशान कर रही थी। कभी कभी अचानक से उनके सामने आ जाती, कभी पंखे से लटक कर उन्हें दिखाई देती, कभी दीवार पर रेंगते हुए उन्हें दिखाई देती। इन सब से नताशा का मानसिक संतुलन हिलने लगा था। इसी दौरान एक दिन नताशा जब क्लास में बैठकर पढ़ रही थी, तब उसे क्लास में मौजूद हर एक बच्चे में निर्वी नजर आने लगी। वह सब भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। यह सब देखकर नताशा काफी घबरा गई और क्लास से उठ खड़ी हुई। यह सब देखकर क्लास में मौजूद उसके टीचर ने उसे डांट कर बैठने के लिए कहा, लेकिन नताशा तो मानो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वह तेजी से दौड़कर कॉलेज से बाहर की ओर जाने लगी। इस दौरान उसे हर किसी में निरवी की सूरत नजर आने लगी। ये सब देखकर उसने निशान को फोन करके रोते हुए कहा, निशान, निरवी मेरे पीछे है, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। वह डरकर भागते हुए निशान से बात करते हुए कॉलेज से बाहर भागते हुए सीधा अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, लेकिन उसे हर जगह निर्वी नजर आ रही थी। इस वजह से वह बिना देखे कहीं पर भी भागे जा रही थी। इन्हीं सबके दौरान वह एक ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके कारण वह मारी गई। निशान ने नताशा की मौत से पहले जो सब सुना, उसे सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ उठी। उसे पता चल चुका था कि निर्वी की आत्मा उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली। उसने पूर्व से इस बारे में बात की। वे दोनों सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। इसी दौरान पूर्व के पिता वहां आए और उन्होंने कहा, अभी हम तुम लोगों की जान को और खतरे में नहीं डाल सकते। मैंने एक तांत्रिक से इस बारे में बात की है, तुम लोग अभी की अभी मेरे साथ चलो। वे दोनों पूर्व के पिता के साथ चल पड़े। वे दोनों आधे रास्ते ही आए होंगे कि तभी सुनसान इलाके में आकर अचानक से पूर्व के पिता भयानक आवाज में बोले, तुम लोगों ने बहुत डराया था मुझे, याद है मैं कैसे तड़पती थी, लेकिन तुम लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। तुम लोग अपने आप को मेरा दोस्त कहते थे ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि डर किसे कहते हैं। यह सुनकर वे दोनों काफी घबरा गए थे, क्योंकि पूर्व के पिता के ऊपर निर्वी का साया आ चुका था जो उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए यह सोचकर पूर्व और निशान वहां से भागने लगे। अभी दोनों उनसे पीछा छुड़ाकर भाग ही रहे थे, लेकिन पूर्व का पैर कटा हुआ था, जिस वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। निशान ने उसके बारे में न सोचते हुए अपनी जान बचाकर भागने का फैसला किया, जो कि अक्सर ऐसी सिचुएशन में हर इंसान करता है। वह कुछ आगे गया ही था कि तभी उसे हर जगह निर्वी ही निर्वी दिखाई देने लगी। उसकी भयानक सफेद आंखें उसे जकड़ने के लिए तैयार थीं। उसकी आवाज अब हर तरफ से गूंजने लगी थी, तुम बच नहीं सकते निशान। निशान पीछे हटते हुए मुड़ा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से गायब हो रही है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर हवा में झूलने पर मजबूर कर दिया हो। वो खुद को खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी बॉडी जैसे पंगु हो चुकी थी। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। अचानक उसे अपने हाथों में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने देखा कि उसकी कलाई पर जंजीरें बंधी हुई थीं और वो जंजीरें उसे किसी सुरंग की ओर खींच रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। तभी एक भारी गड़गड़ाहट हुई और जमीन उसके नीचे से खुल गई। निशान अचानक एक अंधेरी ठंडी सुरंग में गिरने लगा। गिरते हुए उसे चारों ओर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी गहरे कुएं में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हों। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे अब कुछ नहीं बचा सकता। तभी अचानक उसे किसी ने पकड़ा। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने एक साधु महात्मा को खड़ा पाया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज जान चुके हों। साधु ने धीमे स्वर में पूछा, कौन हो तुम और क्यों परेशान हो ऐसे?
निशान हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने जमीन पर गिरते हुए कहा, बाबा मेरी मदद कीजिए, मैंने एक प्रैंक किया था, पर अब यह सब सच हो गया है। वो हमारी दोस्त निरवी, जिसकी मौत हो चुकी थी, अब हमें मार रही है। उसने मेरे सभी दोस्तों को खत्म कर दिया और अब मैं और मेरा दोस्त पूर्व ही बचा है और अब मेरी बारी है। मुझे बचा लीजिए बाबा। साधु ने उसे शांति से देखा और कहा, गलती की है तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन रास्ता निकलेगा अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करने को तैयार हो। क्या तुम सच में उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हो या खुद बचने के लिए भाग रहे हो? निशान कांपते हुए बोला, बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मुझे सिर्फ बचा लीजिए। साधु ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ से कुछ राख निकालकर निशान की ओर फेंकी। उस राख के हवा में घुलते ही चारों ओर से फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। आसमान में अचानक बादल छा गए और अंधेरा गहराने लगा। दूर से फिर से वही हंसी गूंजने लगी। तुम्हें लगा मैं छोड़ दूंगी? तुम मेरे साथ ये खेल खेलते रहे, अब मैं खेलूंगी। निशान ने देखा कि उस साधु के पीछे अचानक से चारों ओर से परछाइयां उभरने लगीं। वो परछाइयां अब और भी विकृत हो चुकी थीं, मानो किसी के अधजले शरीर हों। वो परछाइयां हवा में नाच रही थीं, उनके चेहरे घिनौने और डरावने थे। साधु ने अचानक अपना सिर झुका लिया और कुछ बुदबुदाने लगे, यह आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी, अब यह खेल तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाबा बोले, जल्दी से तू मुझे अपने दोस्त के पास लेकर चल। उसके बाद निशान उस साधु बाबा के साथ पूर्व के पास आ चुका था। वहां आकर उन्होंने देखा कि पूर्व जमीन पर पड़ा है और उसके पिता भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। यह देखकर उस साधु ने कुछ मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। ऐसा होते ही उसके पिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके बेहोश होते ही वह साधु बोले, ये सिर्फ बेहोश है, लेकिन तुम अपने दोस्त को देखो कि वह ठीक है या नहीं। ये सुनकर निशान पूर्व के पास आया और उसकी नब्ज टटोली। उसने पाया कि पूर्व जिंदा था, लेकिन उसकी नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। उसने जल्द से जल्द उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां जाकर उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक आया था। यह सब सुनकर पूर्व काफी घबरा गया और बोला, मैं उससे अपने के लिए माफी मांग चुका हूं, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हमें ठिकाने लगाने की हट पकड़ ली है। यह सुनकर वह साधु बोले, तुम लोग चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। मैं कल ही एक अनुष्ठान करवाऊंगा, उसमें तुम दोनों को मेरे साथ बैठना होगा। उसमें हम निर्वी की आत्मा को बुलाएंगे और उससे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, तुम लोगों को अगर उससे छुटकारा पाना है तो किसी एक चीज की कुर्बानी देनी होगी। इस पर वह दोनों राजी हो गए, क्योंकि उन्हें बस किसी भी तरह से निर्वी से छुटकारा चाहिए था। अगले दिन सारे लोग नहा धोकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। दोपहर को वह लोग अनुष्ठान करने लगे। अनुष्ठान में कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए कुंड में कुछ सामग्रियां अर्पित की गई। निशान और पूर्व ने यह बात नोटिस की कि जैसे जैसे वह अनुष्ठान हो रहा था, वैसे वैसे वहां पर निर्वी की चीखों की आवाज आ रही थी। ये सब देखकर निशान को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। स्विंगला गाथे घंटे तक चाले उस अनुष्ठान के बाद वहीं कुंड में एक धुआं सा प्रकट हुआ। उस धुएं में से निरावी की आवाज आई और उसने कहा, क्या बात है, तुम लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या तुम लोगों को जीते जी मुझे परेशान करके चैन नहीं मिला? ये सुनकर वे साधु बोले, बेटी मैं जानता हूं कि इन लोगों से गलती हुई है, उनकी तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन अब तुम भी मुक्ति पाओ और इन्हें भी मुक्त करो। निर्वी गुस्से में बोली, क्यों मुक्ति दूं मैं इन्हें? मेरे कितने सपने थे, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। उन सपनों की भरपाई कर सकते हैं क्या ये लोग? यह मेरे जीवन की भरपाई कर सकते हैं जो मैं खो चुकी हूं। मैं कमजोर दिल की थी, यह लोग यह बात जानते थे। बावजूद इसके इन लोगों ने मेरे साथ वह घटिया प्रैंक किया। चलो एक बार किया, दो बार किया, लेकिन इन लोगों ने मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक मेरी जान न चली गई। आपको पता है कि मैं कैसे इतने दिनों तक हर पल मर रही थी।
और मेरी बात कोई भी समझने को तैयार नहीं था, तो बताओ मैं इन्हें क्यों छोड़ूं? साधु बोले, मानता हूं इनकी गलती माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बड़प्पन दिखाकर अगर इन्हें माफ कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम इनमें से कईयों की जान तो ले ही चुकी हो, तो अब कम से कम इन्हें तो बख्श दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए वह यह तुम्हें देने को तैयार है। ये सुनकर निर्वी बोली, ठीक है, मैं इन्हें बख्श दूंगी, लेकिन आज के बाद ये लोग सामान्य जीवन बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। ये बीमारों और लाचारों का जीवन जिएंगे। ये सुनकर वे दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही निर्वी के रूप में मौजूद वह धुआं उन दोनों के अंदर समा गया। कुछ ही देर में वह धुआं उनकी नस नस में समा गया। साधु बाबा ने बहुत कोशिश की, लेकिन निर्वी इतनी तेजी से उनकी तरफ बढ़ी थी कि वे उसे रोक नहीं पाए। उस घटना को आज 8-10 साल हो चुके हैं। निशान और पूर्व जीवित तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। उनका आधे से ज्यादा शरीर पैरालिसिस हो चुका है। वो केवल जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़े हैं। डायनेक्टरों को भी उनका मर्ज समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, तब से निरवी उन्हें परेशान नहीं करती। तो साथियों, हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला भी होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और मैं आपका नाम अगली स्टोरी में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब हम अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। लक्ष्मण तेलंगाना, दीपेंद्र यादव बंबई, अविनाश चौधरी पुणे, सन्या गुड़गांव, हरि कुमार दरभंगा बिहार, प्रशांत नासिक महाराष्ट्र, लक्ष्मी राजपूत, अलीना नेपाल, प्रीति सेनमा गुजरात, ऋतु कानपुर, काजल अग्रवाल दिल्ली। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी मदद की है ममता सहाय ने। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी पर।